जाइए, ठीक है। आइए, सो we start with mensuration. Okay, whether you have a grade, whichever grade you are, आप जिस भी ग्रेड में हो, यहाँ पे बेसिकली आप एरिया एंड यू विल बी टॉकिंग समथिंग कॉल्ड वॉल्यूम। तो पहले इन दोनों चीज को समझेंगे, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीज, ठीक है। ओके, दिस इज अ डायमेंशनल फ्रेम सिस्टम। पहले समझिए चीज को। अब स्कूल और बुक्स आपको ऐसे नहीं बताएगा, जैसे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, मेजरमेंट, सो फर्स्ट before we go even to area, this is advanced level, we should first understand measurement। पहले हमें मेजरमेंट समझना है। मेजरमेंट समझने के लिए हमें एक और चीज समझना पड़ेगा, जो कि है यूनिट्स। हमें यूनिट्स भी समझना है और तभी हम मेजरमेंट समझ पाएंगे, ठीक है। आइए, नाउ व्हेनेवर यू मेजर समथिंग, से इजी मेजरमेंट्स लेंगे। से यू आर विल बी वेरी अडेप्ट टू मेजर समथिंग कॉल्ड लेंथ। लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड ओवर अ स्ट्रेट लाइन, है ना। आप ऐसे मेजर करोगे तो भी लाइन स्ट्रेट है, आप ऐसे मेजर करोगे तो भी स्ट्रेट है, जैसे भी करो आप, लेंथ इज ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। या फिर आप अगर किसी गोल चीज का लेंथ ले रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे हेड का डायमीटर लेंगे, ऐसे करके सर्कमफरेंस लेंगे, खोल देंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन ही बनता है। दैट मेजरिंग टेप विल ऑलवेज बिकम अ स्ट्रेट लाइन। डू यू एग्री और नॉट, राइट। तो ये जो लेंथ है ना, इसको हम बोलते हैं 1D मेजरमेंट है ये। 1D means the D word stands for dimension. 1D means one dimension. And ये dimension जब हम देखते हैं, we plot it into a system। या तो हम x axis में देखते हैं, या तो हम y axis में देखते हैं, और else हम एक और axis में भी देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं z axis, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे this is generally taken as the x axis, this is my y axis, and this is my z axis। हम किसी भी axis में measurement देख सकते हैं, wherever you want। A very interesting way to understand x, y, z is, जैसे ये रूम का लेंथ माप रहे हैं, x एक्सिस में माप रहे हैं, ठीक है। फिर इस रूम का विड्थ माप रहे हैं, y एक्सिस में नाप रहे हैं। हाइट नाप रहे हैं z एक्सिस में। ये बच्चा उठ के कहता है, नहीं सर मेरे लिए वो x है, ये y है, ये z है। ऑल आर करेक्ट। Just because you are an organism who is standing on the ground, you have a habit to see everything as straight, sleeping height। Imagine yourself as a fighter pilot in a cockpit and you are in space। वो फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसा भी हो जाता है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है। अभी मैं आपको उल्टा कर दूंगा तो यू विल सी द होल वर्ल्ड उल्टा उल्टा दिखेगा ना। बट व्हेन यू आर अ फाइटर पायलट इन द स्पेस, आप दो तीन बार अगर ऐसे करोगे आपको क्या उल्टा सीधा दिख रहा है। सो ऑल यू हैव इज एक्स वाई जी सिस्टम, समथिंग लाइक दिस। यू सी, इसमें खासियत क्या है, ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। You can take this particular orientation of my fingers and you can put this on this corner of this room। ये जगह को इस कॉर्नर पे बिठा दो, ये एक, ये एक, ये एक। और जब हम स्पेस में, इफ आई एम अ फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट हूं, मैं कहीं भी ऐसे घूम सकता हूं। एंड दिस इज सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई एनीथिंग ऑन स्पेस। दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, उसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा, मेरा एक कोऑर्डिनेट होगा, तो ऐसे जा सकते हैं। तो ये एक्स वाई जी आपको इतना याद रखना है, द थ्री एक्सिस आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Have we understood? And we can measure length on any of the axis, on any of the axis. So length is always a 1D measurement. When you measure length, at that time you don't cross over to another axis. Now you may say, sir, why are you restricting me to measure this way, this way, this way? I may measure like this, like this. Then I say you orient your fingers like this, fighter aircraft. एक ही dimension में आप measure करते हो, समझ में आया? So length is such a thing which will be a 1D measurement. That's why what you should remember from here is, अगर ये 1D measurement है ना, तो इसका जो यूनिट होगा वो सिर्फ ओनली यूनिट होगा। द यूनिट कैन बी ओनली अ मीटर और अ सेंटीमीटर और से समथिंग कॉल्ड फीट।
You cannot expect it to be मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, या फिर ये इंच हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि लेंथ इज मेजर्ड एज अ 1D मेजरमेंट। ये 1D मेजरमेंट है, किसी भी एक एक्सिस में हम मेजर करते हैं। क्लियर हुआ आपको? फाइन। एंड इवन इफ वेदर यू आर मेजरिंग सर्कमफरेंस, एनीथिंग जो लेंथ है, इट्स अ 1D मेजरमेंट। लेंथ की यूनिट कैन नेवर बी अ मीटर स्क्वायर, कैन नेवर बी अ इंच स्क्वायर, कैन नॉट बी स्क्वायर। It is just one unit. Is this clear? Then, if length is clear, the basic, then let's get into some units. Are you all familiar with centimeter, meter, millimeter, and are you all familiar with their conversions or not? If you are not, no issues. पहले हम conversions देख लेते हैं। इसके लिए एक पोएम हमेशा याद रखिए। वो पोएम है मिली, मिली, सेंटी, डेसी। इसके बाद देखो मैंने कैपिटल में लिखना शुरू किया है, ग्राम, मीटर, लीटर, फिर क्या होता है, फिर सब कैपिटल में लिख रहा हूं, डेका, हेक्टा, और फिर आता है किलो। इसको आप राइम में याद कर सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेका, किलो, मारो। किलो के बाद मारो भी ऐड कर दो एक, तो थोड़ा राइम जैसा फील होता है। मारो नाम का कुछ नहीं है, लेकिन मारो इज फ्रॉम माई एडिशन, देन इट्स इजी टू रिमेंबर। My teacher taught me like that, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेका, किलो, मारो। तो मिली से सेंटी, ठीक है, मिली से अगर हम सेंटी जाएंगे तो ये कैसा रहता है, यहां से यहां जाने से 10 millimeters make it 1 centimeter, 10 centimeters make it 1 decimeter, 10 decimeters will make it 1 gram, 10 decigram is 1 gram, 10 decimeter makes it 1 meter, 10 deciliter makes it 1 liter। फिर यहां से 10 का सौदा, 10 grams make 1 deca, deca मतलब 10 होता है हमेशा, 10 decas will make 1 hectare, 10 hectares, but the conversion that we use a lot is directly from here to here। ये 1000 का सौदा है, देखो तो 10 into 10 into 10 बोले 1000। भाई साहब समझ में आया? और ये वाला भी हम बहुत करते हैं, ये और ये अगर आप देखोगे तो 100 का सौदा है, ये फिर 1000 का सौदा। पर ख्याल रहे, if you are expressing grams as milligrams, means 1 gram will be equal to 1000 milligram, 1 gram will be equal to 100, और सेंटीग्राम मतलब ग्राम करना अच्छा नहीं है, यहाँ पे मीटर लिखता हूँ, 1 meter will be equal to 100 centimeter। Again, out here if you see 1 kilometer will be equal to 1000 meter, 1 kg इस चैप्टर में नहीं आएगा, पर जान लो। ये सुंदर से लिख लीजिए बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्टोरी। मिलीवा, सेंटीवा, डेसीवा, ग्रामवा। Not writing? Where are you writing? You have not written anything till now. You have not written. Where have you written? And why are you writing with pencil? Where's your pen? Pay attention. There's no point in not being serious, Wade. You have to be serious. First of all, your attendance is most irregular in the class. You come one day, you don't come one day. Whether it is illness or not, if you see the absent ratio, you are the highest. Is the most irregular in class, number one. Number two, if I am writing this, this is for your good. You are not writing anything. Maths is not about watching a movie. Science can be done like that. Maths is not. And that's why you don't write steps. If you don't write steps, your school may give you marks. I will not award you grades. ठीक है? समझ में आया बच्चा? मिटाएं इसको। कहना है रवि रवि ओ। तो आप यहाँ पे जो टेकअवेज क्या था, ये वाला लिख लीजिए, ये थोड़ा कन्वर्शन लिख लीजिए, और लिख लीजिए लेंथ इज ऑलवेज अ 1D मेजरमेंट। ठीक है, आइए इतना सा मिटाते हैं।
वाह, चलिए अब हमारा नेक्स्ट राउंड। सो नाउ वी कम टू टू डायमेंशन। टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में पहले टू डायमेंशनल फिगर्स देखते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स जिनके साथ यू आर अवेयर ऑफ दोस फिगर्स, आप उनके साथ परिचित हैं फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, यू नो अबाउट देम। ओके, सो लेट्स टेक आर, ये फिगर आपने देखा है, आपने ये फिगर देखा है, और क्या क्या आपने देखा है, आपने ये वाला फिगर भी देखा है, ये देखा है, और क्या देखा है, आपने ये वाला फिगर भी देखा है। इन सबको तो आप पहचानते हैं, है ना, यू नो ऑल ऑफ देम, राइट। अब देखो, जैसे ही टू डायमेंशन फिगर्स आ जाएंगे, दिस थिंग टेक्स बर्थ, एरिया। एरिया इज ऑलवेज अ टू डायमेंशनल क्वांटिटी। एरिया कैसा है? टू डायमेंशनल क्वांटिटी। यानी कि जब भी हम एरिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, so you will find out area of a figure, you will have two things. One will, you will have a measurement value, you will have a measurement value, and this will be followed by units. लेकिन units नहीं होगा, unit square होगा, because area is two dimension, दो डायमेंशन का उसमें प्लस माइनस होगा। कैसा रहेगा? थोड़ा कुछ ऐसा देखिए, तो इस चीज को अगर हम यहां से ऐसे करके ऐसा करता हूं, और मान लीजिए इसको छोटा करते हैं, ठीक है, छोटा करके इसको देखो, यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। वैसे करेक्ट तो सीधा तो हुआ नहीं है, थोड़ा ऐसे करें, टू डायमेंशंस मिलते हैं आपको, यहाँ भी लेके आओ, टू डायमेंशंस मिलेंगे, यहाँ भी लेके आओ, एक हाइट मिलेगा और एक बेस मिलेगा। अभी देखो सब क्लियर हो रहा है, यहाँ भी एक हाइट मिलेगा, बेस मिलेगा, समझ में आया? तो एरिया का प्रॉब्लम हम जब भी करेंगे, एन एरिया प्रॉब्लम विल ऑलवेज इन्वॉल्व टू डायमेंशंस, मींस little bit advanced at your stage, you will be either working with x and y axis, or you will be working within y and z. That is also an area. These two are all these are at 90 degree with each other, huh? Mind you, ये आप 3D में देख रहे हो करके ऐसा बता, otherwise they are all at 90 degree. This is also 90 degree. ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर हम जैसे we talk about a rectangle is known by its length and also known by its width या breadth, जो भी आप बोलो, कोई इसे W बोलता है, कोई इसे breadth बोलता है ना, और इसको कोई B बोलता है, और इसको L बोलता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है? L इंटू बी। लेकिन आपको इस L इंटू बी में एक चीज सुंदर से समझना चाहिए, L अगर x एक्सिस से आया है तो B y एक्सिस से। Clear? Have you understood? That means in the x-axis, if I'm measuring something in centimeter, you cannot measure y-axis in meter. You have to measure this also in centimeter. सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इसकी जो यूनिट्स होगी, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, फुट स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएफटी। कितने स्क्वायर फीट का घर है तुम्हारा? एसएफटी। या फिर ये स्क्वायर इंच हो सकता है। हम जनरली ये दो पे ज्यादा डील करते हैं। अगर इन दोनों में डील करते हैं तो इनका कन्वर्शन भी हमें आना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, हैव यू अंडरस्टूड? तो इफ वी टॉक अबाउट, लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, भाई साहब, पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम केस जानते हो? पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल था, लेकिन उस दिन असेंबली में बहुत धूप था, पैरेललोग्राम टेढ़ा हो गया, रेक्टेंगल टेढ़ा हो गया। इसलिए रेक्टेंगल का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया में कोई चेंज नहीं होता है। समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। देखो तो, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचो, तो यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच सकते हैं। जितना एरिया हमने लूज किया, उतना एरिया हमने गेन भी कर लिया। सो अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर एरिया वाइज द सेम थिंग। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसकी एरिया भी हमारी हो जाएगी, ये अगर इसका हाइट है और ये अगर इसका बेस है, तो इसकी एरिया हमारी हो जाती है बेस टाइम्स द हाइट। समझ में आया? वही रेक्टेंगल है ना, और इसकी एरिया हो जाता है लव।
एवरी एरिया विल बी टू डायमेंशन। और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जो लेंथ है वो भी एस है, इसका जो विड्थ है वो भी एस है, तो इसका एरिया क्या हो गया, ये भी तो रेक्टेंगल है, इसको भी लव लिखेंगे और इसको लिखेंगे एस इंटू एस स्क्वायर, साइड स्क्वायर। क्लियर? ये सब आप 7 में पढ़ चुके हैं, अभी अप्लाई कर रहे हैं। इसकी जो एरिया है इसमें हम इस चीज को बेस बोलते हैं, इस चीज को हाइट बोलते हैं, तो इसकी एरिया होती है हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब दो चीज जान के रखिए, थोड़ा सा आपको काम में आएगा। क्या चीज काम में आएगा सर? कुछ ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं that height has to be always measured, the height has to be measured always inside the figure, height can be measured anywhere। पैरेलल रेल बना लो, जैसे मेरी हाइट, you can mark a straight line parallel to my head to the ground out there, you can measure my height there also, it's all same। तो हाइट कहीं भी मेजर हो सकता, समझ में आया? लेकिन एक आपको हैबिट होता है ना हमेशा, सर मैं ना बेस यहां देखता हूं, पर इसको अलग रूप में भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, तो मैंने इस हाइपोटेन्यूज को एक्सटेंड किया और उसी तरह मैंने इस साइड को भी एक्सटेंड किया। आर यू गेटिंग इट? नाउ दिस perpendicular can also be considered as one of the height h1, then this will be considered as the base b1। इस ट्राइंगल का एरिया ये भी होता है हाफ b1 into h1। did you understand this one or not? This is advanced little bit, this can be taken as base, then this becomes height। and you can say, sir why do you draw the height outside, why can't you draw it inside? I can draw it inside also, doesn't matter। Remember, जिसको आपने बेस दिया है, the height should stand vertically perpendicularly on that particular base। समझ में आया? यहां लिख लीजिए, ये हुए हमारे कुछ फिगर्स, ये फिगर्स हमें बहुत काम में आते हैं। एक और फिगर है हमारे पास इंटरेस्टिंग वाला, कहां है? ये है, इसको जरा देखिए तो, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अलग पेज में देखेंगे, अभी रोक होल्ड कर लीजिए। तो ये सारे एरियाज जरा लिख लो बच्चों। किस चीज के एरियाज आप लिखोगे? आई वांट यू टू राइट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, आपको आना चाहिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आना चाहिए, पैरेललोग्राम आना चाहिए, ट्राइंगल आना चाहिए, ये चार। ट्रेपीजियम थोड़ा हमारा ना बारात में आया हुआ है, उसको थोड़ा अलग से ख्याल लेना पड़ेगा, चाय वाय पिला के करेंगे उसको, है ना? बोर हो रहे हैं? मजा नहीं आ रहा है? How boring, you know, just eats head। तो क्या क्या सीखा हमने? An area is always a two-dimensional figure। Hey Hannah, nowadays you are not wearing specs, what happened? You are okay? Yes sir, I kept it somewhere today morning। And you are not able to find it? Yes। Arey, many days I wear my specs and I am unable to find it। I have even taken shower wearing specs one day, 1 or 2 days it has happened। हाँ, मैं तो चश्मे के बिना हिल ही नहीं सकता हूँ, चश्मा गया तो सब गया। अगर बिल्डिंग में इमरजेंसी आ जाए, मुझे को चश्मा पहन के निकलना होगा। क्या आते हैं, समझ में आया? एरिया इज ऑलवेज अ टू डायमेंशनल। तो आप, मुझे बहुत दुख होगा अगर आप एरिया का आंसर सेंटीमीटर छोड़ दोगे ना, दैट विल गिव मी लॉट ऑफ पेन, क्योंकि मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है, लेंथ सेंटीमीटर हो सकता है, एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी भी सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। ये बेसिक चीजें गलत मत कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा ट्रेपीजियम की कहानी देखें। आरवी सामर साहब, सब ठीक ठाक? काट दें ट्रेपीजियम हुआ को ले लें, आइए ट्रेपीजियम हुआ को ले लेते हैं। सृष्टि बोल रही है सबको पूछता है, मुझे नहीं पूछता है, कितना गंदे आदमी है। आ जाओ ट्रेपीजियम को ले आओ, आइए भाई साहब, आपका थोड़ा सा देखा जाए आप कैसे चीज है। ये है ट्रेपीजियम, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। ट्रेपीजियम के एरिया को बहुत बच्चा लोग याद करता है, एक्चुअली याद करने की उतनी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, नथिंग टू फियर, बट योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई यू आर फियरिंग। ट्रेपीजियम में बनाइए एक डायगोनल, दरार खींच दीजिए घर के बीच में,
खींच दिया दरार। दरार खींचने के बाद इस ट्रेपीजियम को पहचान के लिए नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। मुझे अभी दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ट्राइंगल एडीसी और एक मुझे दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी। डू यू एग्री? एक एडीसी है, एक एबीसी है। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो यही तो होना चाहिए ट्रेपीजियम का एरिया। सिंपल, यू एग्री? अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस ट्राइंगल में एक ऑल्टीट्यूड खींचा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेपीजियम की खासियत होती है कि ट्रेपीजियम में जो ये ए बी साइड है ना, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू डीसी साइड, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है ए डी इज नेवर इक्वल टू बी सी, तभी वो ट्रेपीजियम होता है। इक्वल हो जाने से क्या हो जाएगा, या तो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम। यही ट्रेपीजियम की खासियत है। ये दोनों लाइन पैरेलल, पर ये दोनों इक्वल नहीं होता। अच्छा, आड़ा वाला जैसे हमारा सामर्थ स्क्वायर बनाता है तो यूं हो जाता है, वैसा है ट्रेपीजियम डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है। इसको हम मानते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं एज, और हम कुछ और अजम्पशन करते हैं। बार बार ए बी नहीं लिखेंगे, ए बी को ए मान लेते हैं और डीसी को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। मजा लो, कॉपी बाद में करो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप समझो तो प्रॉब्लम को। इसका एरिया निकालते हैं, बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स डीसी इंटू एच। अग्रीड? भाई साहब डीसी की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, डीसी की वैल्यू बी है, क्लियर है? तो भाई साहब इसकी एरिया कितनी होगी जरा बताओ तो, हाफ टाइम्स। अब आपको, नाउ यू नीड टू हैव द हाइट बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये दोनों तो रेलगाड़ी की पटरी की तरह है ना, पटरी की तरह है, मानते हैं मेरी बात? ऐसा इस साइड को ऐसे, इस साइड को ऐसे एक्सटेंड करके, अरे हाँ, ऐसे एक्सटेंड कर लो, तो यहाँ पे जो h है, यही h यहाँ भी तो होगा, सेम h विल बी हियर आल्सो। डू यू एग्री? अब बेस कौन सा हो गया, अब बेस ए बी बनेगा हमारा, बेस हमारा क्या बनेगा, ए बी इंटू एच। हैव यू अंडरस्टूड? क्या वो यार ध्यान, सो हाफ इंटू ए एच, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकल गए। अब हम निकालना जानेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। दिस शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, मैंने 1 2 दे दिया, हाफ बी एच प्लस हाफ ए एच। इन दोनों में यू कैन टेक हाफ कॉमन, यू कैन टेक ए प्लस बी लग सकते हो और एच। चलो आपको ऐसे ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हाफ ले लो, एच कॉमन ले लो, फैक्टराइजेशन बी प्लस ए। तो इसको सुंदर से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। इसको जब हम भाषा में लिखते हैं ना, तो ट्रेपीजियम के एरिया को हम बोलते हैं हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो तो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज ए प्लस बी, डू यू एग्री, इनटू perpendicular distance between them, and that perpendicular distance between them is h. What is more interesting to see that here also, since it is area, so sum of two parallel sides, a का measurement some centimeter, b का measurement some centimeter, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर ही मिलेगा। That means you are again multiplying centimeter into another centimeter, so your answer will again be in centimeter square, which is proved. एरिया में कभी भी सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, स्क्वायर फुट, स्क्वायर किलोमीटर, जैसे बड़ा एरिया होता है, यहां से लेके सिकंदराबाद तक हम कैसे मेजर करेंगे, स्क्वायर किलोमीटर्स। स्क्वायर किलोमीटर्स मतलब समझते हो ना, ऐसा एक स्क्वायर
जिसका हर एक साइड 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर है। अब आपको कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे कि मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में किस तरह से कन्वर्जन होता है। नितिशा, एबल टू अंडरस्टैंड हियर टिल नाउ? राइट। और ये सब ठीक है यहां तक? तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया और ट्रेपीजियम हो गया। इन सब के एरियाज आपको निकालने आते हैं। ट्रेपीजियम में ऐसे हाफ, बी, एच, ये सब मत याद रखो। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि अगर कोई शैतानवा आदमी होगा ना मेरी तरह, तो वो ट्रेपीजियम आपको ऐसे नहीं देगा जैसे आप प्यार से देख रहे हो। मैं तो ऐसा ट्रेपीजियम बनाऊंगा, ऐसा बना के ट्रेपीजियम ऐसे घुमा देंगे और बोलेंगे इसका एरिया निकालो। तो पैरेलल साइड्स ये है और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें कैसे दिखेगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेल्स। रेलवे ट्रैक को पहले देखो, वो है पैरेलल, उसका परपेंडिकुलर। और ये अभी आप इसमें जिसको जो नाम देना है दे दो। इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको एच दे दो। हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। बताओ बच्चा, समझ में आया? जीरो लाओगे तो इस चैप्टर में ऐसे नहीं लाओगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं इसका। Did you write a diary or book or not, Ritisha, about the last few days? That not few days, how many months totally? 4 weeks, 6 weeks? 6 weeks you should have written a diary, how you have pestered everyone, how you yourself got frustrated. That will be so nice to read later on. Today I wanted to eat this, but I could not eat this. Today I wanted to do this, but be very careful now. Good. और बोलिए मैडम, समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है। अन्य नींद आ रहा है अनन्या? नींद आने से क्या करना है पता है ना? उंगलियों के बीच में पेंसिल रख के उंगलियां दबा दो तो आपको दर्द होगा। नहीं, पेंसिल मत दबाओ, उंगली को दबाओ। हाँ, ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में पेंसिल डालिए, डालिए डालिए, पेन डालिए। अब इस जॉइंट को दबाइए। दर्द हो रहा है उंगलियों में? दर्द होने से नींद चला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम कन्वर्शन पे। जब तक ये सब नहीं जानेंगे चैप्टर करना बेकार की बात है। आ जाओ बेटा, इसको यहाँ से लेके यहाँ से बहुत कुछ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ से सब मिटा दो। चलो, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच नाउ, ये ग्रेड 10 में भी बच्चे फॉर्मलिंग करते हैं बिकॉज उनका 8 कच्चा है। ये चांस है आपको अपना फॉर्मलिंग क्लियर करने के लिए। कन्वर्शंस, before you step for conversion, some basics you should know. What are the basics? Sir, a meter comprises of 100 centimeter. Centi comes from the word century. Century होता है 100 पे, centimeter. Sir, a meter comprises of 1000 millimeter. Milli word means always 1000. ये याद समझ में आया? ये तो आप नहीं भूल सकते हो, ये भूल गया तो फिर कर लो जो है, लोचा हो गया आपको। आइए पहला कन्वर्शन देखते हैं। फर्स्ट कन्वर्शन जो कि हमें बड़ा कॉमन आएगा, आर कन्वर्शन विल बी दैट हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। दोनों ही एरिया मेजर कर रहा है, देखो जी, ये भी एरिया मेजर कर रहा है और ये भी एरिया मेजर कर रहा है ना? एक स्क्वायर सेंटीमीटर में एक स्क्वायर। हाउ डू यू कन्वर्ट? सो लेट्स सी द कन्वर्शन। इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रिक। 1 meter square as per the law of exponents can be written as 1 meter into 1 meter. See, why did I write it? 1 into 1 is 1, m into m is m to the power 1, m to the power 1, m to the power 1 plus 1, which is m to the power 2. So 1 meter square. समझ में आया? समझ क्लियर? अब यहां भी ये अप्लाई करो। 1 मीटर पे होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने से होता है सेंटीमीटर स्क्वायर।
और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 100 और 100। ये तो बेकार लोग ऐसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 10 to the power 4 cm square. So 1 meter square equals to how much? 1 meter square always equals to 10 to the power 4 आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सुंदर से बक्से के अंदर डाल लीजिए। आपको ट्रिक समझ में आया? एग्जाम में यू शुड नो इट एज अ मेमोरी आइडेंटिटी, बट इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट श्योर, you can always deduce it like this. Hannah, did you understand how this so in exam that is very common. Initially you will forget, yaar 10 to the 1000 था, 10,000 था, 1 lakh था, तब आप सीधा ऐसा करो, 1 meter square is 1 meter into 1 meter, हर मीटर है 100 सेंटीमीटर। चलो अब यहां से हम लोग इसको भी करने की कोशिश करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में लाएंगे, is 1 meter into 1 meter, यानी कि 1000 मिलीमीटर into 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर into मिलीमीटर is मिलीमीटर स्क्वायर। 1000 into 1000 is how much? 1000 और 1000। इसे लिखेंगे and always remember you are trying to just see here, you are trying to express a bigger in terms of smaller. One Rakshas bigger is equal to many Manav Jati. Many Manav Jati. One Rakshas equal to many Manav Jati. Then उल्टा जब करेंगे one Manav Jati is equal to two Rakshas. मतलब जैसे इसको उल्टा करेंगे, क्या उल्टा करोगे बेटा? हम ये उल्टा करते हैं, 1 cm square will be equal to 1 upon 10 to the power 4 meters. ये समझ में आया? 1 मानव इक्वल टू लेस देन 1 राक्षस, एंड उसी तरह 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 by 10 to the power 6, sorry 1 mm square will be equal to meter square. आपका लास्ट आई चेक कब हुआ था? A few months ago, na? Answer me honestly one question. When you attend classes, board, or you watch TV, if you massage these areas, do you feel comfortable? तो आराम लगता है, अच्छा लगता है, comfort जैसा मुझे तो लगता है। आप एक बार और you don't they see there it's not all about eye power. Our eyes are an organ which are continuously lubricated. वाइपर देखते हैं ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं बारिश में तो एक लीवर खींचने से चक करके पानी आ जाता है। हमारे यहाँ 2 छेद हैं, they continuously flush water on our eyes, which is very required. And that's why you blink also. If it doesn't flush, your eyes start becoming dry, and dry eyes gives you discomfort in the sort of pain, या किसी के जैसे कभी जाके थोड़ा सो लिया ना, मामा ये जगह थोड़ा प्रेस करो, आराम लगता है। This is very common in areas which are more dust prone. Unfortunately, the society where we stay, there's a continuous construction work which you have seen from your birth and childhood. So यहाँ dust बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे tears जिनके naturally secrete नहीं होते हैं, you get these eye drops also. The name of the eye drop itself is tears natural. वो eye drop दुकान में किस नाम में मिलता है? Tears natural. It is nothing but 1 bottle of tears. So if you keep lubricating your eyes, then also this thing, people who generally wear specs, their dryness is literally little bit less than others, so that also causes pain. बेटू वहां से कभी मत जाओ, you just missed it by an edge, पूरा इतना फट जाएगा, उसका टेंशन मत लो, सामने से जाओ, ठीक है? एक बार, so and there is one, you can write and keep it also. There is an Ayurvedic ointment available called Itone. This does not need any doctor's prescription. It's an Ayurvedic ointment, Itone. Itone is excellent. People who ride bikes, people who are more into this, just Itone 2 drop देके रात को सो. This is having tulsi and all water, no jalan, nothing. सुकून मिलेगा। मुझे नजर आता है स्पेक्स वाले लोगों को थोड़ा सा ड्राइनेस कम होता है, आपको ड्राइनेस है, तो इसमें क्या होता है बीच बीच में, हाँ, तुम्हें भी बहुत आराम मिलेगा। ये जो छींके होते रहते हैं ना, माय डॉटर सफर्स फ्रॉम द सेम थिंग दैट यू सफर। अचानक छींक होना शुरू हो गया तो हो गया, आंख तभी लाल हो जाता है पूरा, है ना,
तब आंखों में लगता है, हाथ गर्म करके लगा के रखे तो थोड़ा आराम लगता है। आईटोन आप देखते हैं, ये मेटप्लस में भी मिलता है, ग्रीन कलर बॉटल। दिस इज गुड। इनफैक्ट एवरीवन शुड प्रैक्टिस पुटिंग दीज आई ड्रॉप्स, ठीक है, बिकॉज द एनवायरनमेंट दैट यू स्टे इज नॉट गुड, उसमें सिर्फ धूल और मिट्टी आती रहती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आईज नीड फ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन। अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, पढ़ाया था ना एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। सो दैट विट्रियस ह्यूमर जब घट जाता है तो आपको आंखों में स्ट्रेन आना शुरू होता है। क्लियर कन्वर्शंस? ठीक है, सो वी आर रेडी नाउ टू डाइव लिटिल बिट इनटू आवर बुक। तो बुक में इफ वी गो बाय द एनसीईआरटी सिलेबस, मिटाएं इसको बेटा। ठीक है, आ जाइए, इसको मिटाते हैं। और मिटाने से कुछ तो कन्वर्शंस याद रखिएगा, बड़े जरूरी चीजें हैं। तो बुक में पहला वाला पार्ट जो हम बात करते हैं ना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलीगॉन ओलीगन करके मत जाइए, इनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट फिगर्स। कॉम्पोजिट फिगर, कॉम्पोजिट फिगर कैसा होगा? कॉम्पोजिट केक, ऐसा एक केक जो दो तरह के केक मिलके हुआ है, चोको वनीला, आधा चॉकलेट आधा वनीला। कॉम्पोजिट फिगर में हमारा कैसा रहेगा? टू नोन फिगर्स, टू लिखना तो करेक्ट नहीं होगा, तो विल राइट टू और more known figures will merge, ये merge करेगा to form what is known as the composite figure। ठीक है, and your job as a student of grade 8, your job will be to find the area of this composite figure, but the problem is ऐसे composite figure का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जॉब बन जाता है हाउ क्विकली यू कैन आइडेंटिफाई दिस नोन फिगर्स। इसको आइडेंटिफाई करो आप, आइडेंटिफाई। और जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर देते हो, जैसे नोन फिगर्स मतलब दे कैन बी स्क्वायर्स, दे कैन बी रेक्टेंगल्स, है ना, रेक्टेंगल हो सकता है, उसमें ट्राइंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रपीजियम हो सकता है, इनके मिला के एक फिगर बना देगा। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे ये टेबल टॉप का एरिया कैलकुलेट करने दिया, इट्स अ नोन फिगर रेक्टेंगल, पर ऐसा नहीं रहेगा। तो फिर आप इन सब का एरिया निकालिए, A1, A2, A3, A4, A5, और सबों को जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर composite figure। Have you understood? So we are going to get an area, just like think about an envelope। हर चीज का बर्थडे कार्ड, आजकल तो कोई देता ही नहीं बर्थडे कार्ड, सिर्फ फोन पे लिख देता है हैप्पी बर्थडे, और उस पर डबल क्लिक करके चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, केक केक केक, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। ठीक है, एक एनवलप सोच लो हर चीज कार्ड की तरह, और उस एनवलप को खोल दो। कंपोजिट फिगर है, नीचे रेक्टेंगल ऊपर ट्राइंगल, जो रेक्टेंगल का लेंथ वही ट्राइंगल का बेस। समझ रहे हो? और ट्राइंगल भी कैसा? देखो एनवेलप के ऊपर का ट्राइंगल, जो ऊपर वाला फ्लैप है ना, टपक करके मिडिल तक आके लग रहा है, नीचे तक लग रहा है, यानी ट्राइंगल का जो हाइट है वो रेक्टेंगल का विड्थ है। Are you understanding what I'm trying to say? I have an envelope whose triangular portion has opened in such a way that if I close it, the Mount Everest just touches the base of the envelope. That means the height of the triangle is equal to the width of it। तो ऐसे आपको नोन फिगर्स ढूंढने होंगे, और उन नोन फिगर्स को ढूंढ ढूंढ के हम पहले थोड़े से एनसीईआरटी, जो लोग स्कूल में फॉलो करते हैं एनसीईआरटी बुक्स भी रखिए। तो नोन फिगर्स का हम, जैसे एरिया ऑफ पॉलीगॉन कोई बोल दिया, पॉलीगॉन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता एरिया का। रेगुलर हुआ तो कर सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन में एक ट्राइंगल निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई, अदरवाइज द एरिया ऑफ ऑल फिगर्स विल बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट दोस नोन फिगर्स। ठीक है, चले देखते हैं एक टाइप। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं यहाँ पे कैसा है। एनसीईआरटी में इसमें इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। हाँ, जैसे ये सर बढ़िया आ गया।
ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं, करें कुछ नया, चलो आ जाओ। ओ ये सब दूसरे के ग्रेड का चला गया है, कोई बात नहीं, शायद सब इसी के ऊपर हुआ है आज। ये प्रॉब्लम कर सकते हैं आप, क्यों? ये अच्छा है ना, 6 के साइड में वो ओम्स है, हाँ रेजिस्टेंस है, ठीक बोला। ये करके देख तो डिफाइन पावर देगा, यहाँ भी पावर है, पॉसिबल, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये ग्रेड 10 है, an electric bulb is connected to so much of a generator, ठीक है। ये सब, ये ग्रेड 10 को डराया था 11 दिखा के, ये 10 नहीं ये 11 है। 10 को 10 वाले थोड़े डर रहे थे, 10 में ऐसे 3 फॉर्मूलाज है, इसी में डर रहा है। मैंने कहा 11 में से 35 फॉर्मूलाज आएंगे, तो उनको डराने के लिए थोड़ा 11 दिखाया। आपको जैसे 10 दिखा के डरा रहा हूँ, उनको 11 दिखाया। चलें आगे, और फिर देखो आपका प्यारा सा बोर्ड आ गया। फिर चलिए एक फिगर बनाता हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट मजे लो अभी, ठीक है। कुछ ऐसा है, इस तरह, जैसे जो मैं कह रहा था ना आपको कि एक तरह का आपको कॉम्पोजिट फिगर जैसा आएगा। मान लीजिए यहाँ से ऐसा, यहाँ से फिर ऐसा, और यहाँ से फिर ऐसा, ठीक है। एंड नीचे भी कुछ ऐसा, और उसके बाद अब आप पूछोगे सर ऐसा। Now the problem will be given to you. These are very interesting. They are given to you in such a way that that particular information will be there in the problem. वो ऐसे divide कर देंगे. This is a piece of land. This is a piece of land owned by Abhik. हमको उसके लैंड का एरिया निकालना है, तो उसका लैंड उसी के जैसा इरेगुलर शेप में है, जैसे वो इरेगुलर है उसका लैंड भी इरेगुलर है। तो आपका प्रॉब्लम है इस इरेगुलर शेप को कैसा बनाना है, रेगुलर बनाना है, ठीक है। तो उसको रेगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ऐसे कुछ ये सब दिए हुए रहेंगे हमें। अब देखो तो अब अभिक का लैंड कैसे दिख रहा है, वन छोटू ट्राइंगल, वन मोर ट्राइंगल, वन बड़का ट्राइंगल, एंड दिस इज अ ट्रेपीजियम, 2 पैरेलल साइड्स। और आपको ये सब मेजरमेंट दिया रहेगा बाय सम ट्रिक, और some measurements may be hidden. Your job will be that you can identify these measurements very nicely. समझ में आ रहा है? तो अभी आप क्या करोगे, हाफ बह, हाफ बह, हाफ बह, हाफ a प्लस b इंटू हा, फिर जोड़ना है। गलती मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब में ही हमारा आ सकता है। नाइस, आई लाइक दैट। ठीक है, तो आइए अब खोलिए अपने अपनी किताबें और कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देखते हैं। आइए चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 205, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन। इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी यही प्रॉब्लम्स रहते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन। ठीक है, खोल पाए आप? पृष्ठ संख्या कितनी है बेटा? 200, 204 दिख गया आपको? उसमें पहले वाले सवाल काफी इजी वाले रहते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, बॉटम अप अप्रोच। सॉल्व प्रॉब्लम में एकदम नीचे से ऊपर जाएंगे। अच्छा, नीचे से ऊपर जाने से पहले, अच्छा नीचे वाला प्रॉब्लम देखो तो लास्ट वाला प्रॉब्लम एक कैरम बोर्ड जैसा दिखाया है ना, उसमें एरिया कैसे निकलेगा, द बॉर्डर्स आर ऑल ट्रेपीजियम, सी द बॉर्डर्स आर ऑल ट्रेपीजियम। यहाँ पे भी हम गधे की तरह कर सकते हैं, ये और ये ट्रेपीजियम सिमिलर है, ये और ये ट्रेपीजियम सिमिलर है, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई। चलिए let's start doing the, can you start doing the solved examples from 1 onwards? Remember, there may be some problems in which they will deliberately, whenever you solve these problems beta, ये एक चीज और सुन लो हमारी कहानी, whenever you solve these problems, this is you, your eyes should be fed one on, the first thing it should be fed is on the units. This is where they will trouble you. All units should be similar. सेंटीमीटर में कर रहे हो ना समझ, सब सेंटीमीटर में रहना चाहिए। मिलीमीटर में अब आप बोल सकते हो सर मैंने सेंटीमीटर में किया, अनन्या ने मिलीमीटर में किया, कोई गलती नहीं।
पर आपका अगर आप सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो आइए शुरू करते हैं। अक्षय जरा देखता रहे बुक में, समझ में आ रहा है कि नहीं। शर्वी, मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप पूछोगे। और यहाँ प्रेफरेबली इफ योर फ्री हैंड ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, then use a small scale, and if your freehand drawing is good you can go ahead, but in exam always draw your diagrams with pencil and scale. ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा विराजमान होता हूँ।